इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर 2025 को किसी एक चीज के लिए याद रखा जाएगा तो वो है गोल्ड और सिल्वर की मेगा रैली। 2025 में गोल्ड ने जहां लगभग 72% का रिटर्न दिया, वहीं सिल्वर ने 125% का रिटर्न दिया है। अब इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गोल्ड और सिल्वर अपने ये मेगा बुल रन को आगे भी कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके अलावा शायद आपके दिमाग में कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, जैसे 2025 में इक्विटी मार्केट्स का परफॉर्मेंस वीक था, तो क्या 2026 में इक्विटी मार्केट्स कमबैक कर पाएंगे, और अगर इक्विटी से रिटर्न्स अच्छे बनने का स्कोप है तो कौन सा मार्केट कैप बेटर कर सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप। और ओवरऑल देखा जाए तो 2026 में इकोनॉमी का क्या परफॉर्मेंस हो सकता है, साथ ही कौन से इन्वेस्टमेंट्स आपको अपनी रडार पे रखने चाहिए। तो इन सब सवालों का आंसर्स काफी इंपॉर्टेंट है ताकि आप इस न्यू ईयर में अपनी इन्वेस्टमेंट में एक स्टेप आगे रह सके। और इस वीडियो में हम आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 के टॉप इन्वेस्टिंग ट्रेंड्स क्या हो सकते हैं। इसके अलावा हम डिफरेंट एसेट क्लासेस को भी कवर करेंगे, इसीलिए चाहे आप किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं गोल्ड और सिल्वर से और देखते हैं कि क्या 2026 में इनका बुल रन कंटिन्यू रहेगा या नहीं। जैसा हमने डिस्कस किया, 2025 में गोल्ड का रिटर्न 72% था और वहीं सिल्वर का रिटर्न 125%, जो बाकी सारे एसेट क्लासेस से काफी ज्यादा रहा। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि 2025 गोल्ड और सिल्वर का साल था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रैली आगे भी सस्टेन होगी या फिर गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस ऑलरेडी अपना पीक बना चुके हैं। ये समझने के लिए कि गोल्ड और सिल्वर की रैली में अभी कितना दम है, हमने इनके 4 मेन ड्राइवर्स को एनालाइज किया। सबसे पहला ड्राइवर है सप्लाई एंड डिमांड। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सितंबर डेटा के मुताबिक लास्ट 4 क्वार्टर्स में गोल्ड की डिमांड लगभग 4,955 टन रही। इस डिमांड की अगेंस्ट गोल्ड की टोटल सप्लाई 5,002 टन रही। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सप्लाई एंड डिमांड का बैलेंस काफी वेल मैच्ड है। अगला फैक्टर है यूएस इंटरेस्ट रेट्स, जिनके साथ गोल्ड प्राइसेस का एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो 2025 में यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट 3 बार कट किए, सितंबर में, अक्टूबर और फिर दिसंबर में। इससे गोल्ड प्राइसेस को काफी सपोर्ट मिला था। लेकिन अब फेड थोड़ा कॉशियस हो गया है और 2026 के लिए रेट कट्स पर पॉज का सिग्नल दिया है। इसके साथ ही फेड ने 2026 में सिर्फ एक रेट कट का ही फोरकास्ट किया है। हाँ, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इंटरेस्ट रेट और नीचे लाने का प्रेशर अगर बढ़ता है तो वो गोल्ड और सिल्वर के लिए फेवरेबल माना जा सकता है, लेकिन ये बात सिर्फ टाइम ही बताएगा। फिलहाल के लिए ये ड्राइवर का इम्पैक्ट काफी न्यूट्रल लगता है। गोल्ड प्राइसेस का अगला ड्राइवर है यूएस डॉलर मूवमेंट। इसके साथ गोल्ड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। पिछले एक साल में डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है। ये इंडिकेट करता है कि डॉलर बाकी मेजर करेंसीज के मुकाबले वीक हुआ है। इसका फायदा गोल्ड प्राइसेस को डायरेक्टली मिला है। प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्रेड टसल्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स में वोलेटिलिटी को देखते हुए ये पॉसिबल है कि डॉलर इंडेक्स फिर से डिक्लाइन करे, जो गोल्ड प्राइसेस के लिए एक फेवरेबल मूव हो सकता है। गोल्ड का लास्ट ड्राइवर है जियोपॉलिटिक्स। जब जियोपॉलिटिक्स में अनसर्टेनिटी होती है और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर भरोसा खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, तब गोल्ड को फायदा होता है। ट्रम्प टैरिफ्स, रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे फैक्टर्स अगले साल भी गोल्ड की डिमांड को सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए जियोपॉलिटिक्स की वजह से गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो गोल्ड के ड्राइवर्स में अभी तक कोई ऐसी बड़ी वीकनेस नहीं देखी गई है जो गोल्ड प्राइसेस पर प्रेशर डाल सकता है। हो सकता है कि गोल्ड थोड़ी करेक्शन के बाद साइडवेज मूव करे या फिर अपना अपवर्ड ट्रेंड्स कंटिन्यू करे, लेकिन शायद पहले से थोड़ा कम हो। अब देखते हैं कि सिल्वर का क्या स्टेटस है। गोल्ड के जो 4 ड्राइवर्स है,
वही सिल्वर पर भी अप्लाई होते हैं। लेकिन अनलाइक गोल्ड, सिल्वर में डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। साथ ही सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, इसलिए इसका डायरेक्ट कोरिलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ होता है। अब आईएमएफ के अक्टूबर 2025 के आउटलुक के मुताबिक ग्लोबल ग्रोथ 2025 की 3.2% से थोड़ी स्लो होकर 2026 में 3.1 रह सकती है। यानी ग्लोबल ग्रोथ थोड़ी स्लो हो सकती है। ये सिल्वर के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं लगती, लेकिन सिल्वर की डिमांड सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर्स, क्लीन एनर्जी, ईवीज और न्यू एज टेक्नोलॉजीज में काफ़ी बढ़ रही है। इसी वजह से सिल्वर न्यू एज टेक का एक इम्पॉर्टेंट इनपुट बन चुका है। जैसे जैसे ये सेक्टर्स ग्रो करेंगे, वैसे वैसे सिल्वर प्राइसेस को और भी सपोर्ट मिलेगा। सिल्वर का एक पॉजिटिव कोरिलेशन कॉपर और गोल्ड प्राइसेस के साथ होता है। अब गोल्ड प्राइसेस देखा जाए तो वो ऊपर जा रहे हैं और कॉपर प्राइसेस भी स्ट्रांग है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सिल्वर के लिए भी सिनेरियो कुछ खास नेगेटिव नहीं लगता। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो बुल रन थोड़ा और एक्सटेंड हो, या प्राइसेस साइडवेज मूव करे, या फिर अगर कोई करेक्शन आए भी तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म और सेंटिमेंट ड्रिवन हो सकता है। गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर की डिमांड न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी से आ रही है, और ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटर है जो सिल्वर को गोल्ड पर थोड़ा एज दे सकती है। और इसी के साथ हम अगले ट्रेंड पर आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। 2025 में मेजर इक्विटी इंडेक्सेस का परफॉर्मेंस अब कुछ खास नहीं रहा। बीएसई 100 ने लगभग 9% रिटर्न्स दिए, बीएसई 150 मिड कैप ने अराउंड 4% और बीएसई 500 ने लगभग 6% और बीएसई 250 स्मॉल कैप ने करीब 5% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। अब सवाल ये है कि क्या 2026 में ये रिटर्न्स पिक्चर इंप्रूव होगी? इसके लिए चलिए बीएसई 500 इंडेक्स का पिछले 20 साल के एनुअल रिटर्न्स देखते हैं। अगर हम उन सालों को फिल्टर करें जहां इंडेक्स ने सिंगल डिजिट या नेगेटिव रिटर्न्स दिए थे और फिर उसके बाद वाले साल के रिटर्न से कंपेयर करें, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। सिर्फ 2 ओकेशंस को छोड़कर बाकी ज़्यादातर केसेस में रिटर्न्स डबल डिजिट रहे और कई बार तो रिटर्न्स 20% से भी ऊपर गए हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लो रिटर्न्स के बाद वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो जाती है और इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। इस मैट्रिक्स से देखा जाए तो लगता है कि 2026 में भी मार्केट्स रिबाउंड कर सकता है। लेकिन अगर हम करंट वैल्यूएशंस को देखें, जैसे कि प्राइस टू बुक या पीबी रेशियो, और उन्हें उनके 5 ईयर मीडियन से कंपेयर करें, तो पता चलता है कि ऑलमोस्ट सारे मेजर इंडेक्सेस अभी भी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स सबसे ज़्यादा प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, लगभग 53% के प्रीमियम के साथ। वहीं लार्ज कैप बीएसई 100 का प्रीमियम सबसे कम है, अराउंड 20.2%। इसी वजह से तीनों मार्केट कैप्स में लार्ज कैप सबसे ज़्यादा फेवर्ड दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 2026 में मार्केट थोड़ा और कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर एक करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। अगर हम उन सालों का मीडियन पीवी रेशियो को मैप करें जब मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था लेकिन अगले साल स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स भी दिए, तो बीएसई 500 के लिए 2.34 से लेकर 3.85 का प्राइस टू बुक रेंज एक स्वीट स्पॉट लगता है। अभी बीएसई 500 का प्राइस टू बुक काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 4.39, जो कंसोलिडेशन या करेक्शन का एक चांस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन यहाँ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि मार्केट मूवमेंट सिर्फ हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि फ्यूचर पोटेंशियल पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। इसीलिए आगे के साल के लिए इकोनॉमिक पिक्चर को चेक करना ज़रूरी हो जाता है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है। कैलेंडर ईयर 2025 के थर्ड क्वार्टर में इंडियन इकोनॉमी 8.2% से ग्रो हुई है। ये लगातार चौथा क्वार्टर है जब ग्रोथ ऊपर रही है। मल्टीपल फोरकास्ट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 2026 में भी इंडिया का परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहने वाला है। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आया है। इंटरेस्ट रेट्स का ट्रेंड भी सॉफ्ट होता दिख रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। हाँ, रुपी का वीकेंड होना थोड़ा कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो इकोनॉमिक पिक्चर काफ़ी रोबस्ट लगती है, जो एसेट प्राइसेस को बूस्ट कर सकती है। लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी
सिर्फ इन हेडलाइन नंबर्स तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप इंडिया की रियल ग्रोथ स्टोरी को समझना चाहते हैं, सिर्फ 2026 के लिए नहीं बल्कि अगले एक डेकेड के पर्सपेक्टिव से, तो हमारा इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो भी है जो आप ज़रूर देख सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट पर आते हैं। 2026 में कौन से इन्वेस्टमेंट्स आपको अपनी रडार पर रखना चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 2025 में दो फंड कैटेगरीज ने अच्छा परफॉर्म किया, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स और दूसरा है क्रेडिट रिस्क फंड। अब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने ऑन एवरेज लगभग 17% रिटर्न्स दिए हैं, वहीं क्रेडिट रिस्क फंड ने अराउंड 10%। अब सवाल ये है कि इन फंड्स के लिए कौन सा फैक्टर काम आएगा। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के केस में गोल्ड और सिल्वर के एलोकेशन ने इनके फेवर में काम किया है। साथ ही इनका इक्विटी एलोकेशन प्योर इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहा, जिस वजह से इनकी वोलेटिलिटी भी कम रही। फॉर एग्जाम्पल, नवंबर मंथ में इस कैटेगरी के टॉप 5 फंड्स में एवरेज 14% एलोकेशन कमोडिटीज यानी गोल्ड सिल्वर में था। दूसरी तरफ क्रेडिट रिस्क फंड को लोअर इंटरेस्ट रेट का फायदा मिला, साथ ही किसी बड़े डिफॉल्ट का ना होना, बेटर क्रेडिट सेंटिमेंट और 2018 के क्रेडिट क्राइसिस से सीखे गए लेसन्स भी इनके फेवर में काम किए। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्रेडिट रिस्क फंड्स सब इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं होते, क्योंकि इनमें लोअर रेटेड बॉन्ड्स का एक्सपोजर ज़्यादा होता है जो इन्हें हाई रिस्क बनाते हैं। इन फंड्स में इन्वेस्ट तभी करना चाहिए जब आप सभी रिस्क को अच्छी तरह समझते हो और हाई वोलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकते हो। वैसे भी ज़्यादातर डेट फंड्स इन्वेस्टर क्रेडिट रिस्क फंड के बिना भी काम चला सकते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट जो आपकी रडार पर होना चाहिए वो है रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रीट्स कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि ऑफिसेज, मॉल्स, आईटी पार्क्स और होटल्स। ये बिल्कुल स्टॉक्स की तरह ट्रेड होते हैं और आप इन्हें ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट के थ्रू बाय और सेल कर सकते हो। रीट्स अपने कैश फ्लो का मेजर पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन या डिविडेंड के थ्रू इन्वेस्टर्स को देते हैं, इसलिए ये रेगुलर इनकम भी जनरेट करते हैं, साथ ही कैपिटल एप्रिसिएशन का भी पोटेंशियल होता है। रिसेंटली नवंबर में सेबी ने रीट्स को इक्विटी का स्टेटस दिया है, तो 1 जनवरी 2026 से म्यूचुअल फंड्स इन्हें अपने इक्विटी एलोकेशन का पार्ट भी बना सकते हैं। इससे रीट्स में इन्फ्लोज बढ़ने के चांसेस है, जो इनकी प्राइजेस को ऊपर ले जा सकते हैं। 2025 में रीट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, जहां रिटर्न्स लगभग 14% से 29% के बीच रहे। इसके अलावा रीट से इन्वेस्टर्स ने 5 से 6% का एक्स्ट्रा रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन या डिविडेंड के थ्रू अर्न किया। एक इकरा रिपोर्ट की माने तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6 मेजर सिटीज में ऑफिस एब्जॉर्प्शन रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचने वाला है। इसका फायदा रीट्स को भी मिल सकता है। सो फाइनली, अगर आप 2026 के लिए स्टॉक्स, सेक्टर्स और थीम्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमने इन्हें अपनी पहली वीडियोस में भी कवर किया है। प्रॉमिसिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स के लिए आप हमारा सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट्स अपडेट वाला वीडियोस देख सकते हैं। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज जिनके साथ स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है, उनके लिए आप हमारा 3 हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज वाला वीडियो देख सकते हैं और सुनील सिंघानिया के साथ हुआ पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, जो हमारे इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.